हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश आप सभी का लाइव जीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। आज हमारा 36वां नंबर का टेस्ट है। दिन प्रतिदिन हम लोग टेस्ट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और छोटी छोटी प्रश्नों को हल करके हम अपनी जानकारी इकट्ठे करते जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनकी तैयारी और धारदार होती रहेगी। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोस प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बिना रुकावट के लगातार होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? ऑप्शंस है नीपा, स्वाइन फ्लू, जिंका या प्लेग। तो इसका सही जवाब होगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है वायरस से होने वाली बीमारी है और यह सुअर के बॉडी से फैलती है। इसे H1N1 फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है। यह सुअरों के माध्यम से फैलता है। स्वाइन फ्लू एक श्वसन रोग है जो सुअरों में होता है, जो कि एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है। यह पहली बार मनुष्य में खोजा गया था और 2009 में एक महामारी बन गया था। यदि बात करें नीपा वायरस की, तो नीपा मनुष्यों में एक वायरस संक्रमण है। नीपा वायरस को जानवरों से चमगादड़ या दूषित खाद्य पदार्थों से संक्रमित किया जा सकता है। इसे मानव से सीधे प्रेषित किया जा सकता है। पहली बार 1999 में मलेशिया में इसे मान्यता मिली थी। जिंका ज्यादातर संक्रमित एडिज प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर दिन और रात के दौरान काटते हैं। जिंका के लिए कोई टीका या दवा नहीं है। इसकी पहचान पहली बार 1947 में युगांडा में हुई थी। प्लेग बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। यह छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाया जाता है। और एक और आप नाम जानते ही हैं, कोविड-19, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देश में संपूर्ण नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह विद्युतीकृत हो जाएगा? ऑप्शंस है 2022, 2023, 2024 या 2025। तो देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा, जबकि सभी रेल नेटवर्क 2030 तक अक्षय ऊर्जा पर चलेंगे। तो एक सवाल और भी बन जाता है कि सभी रेल नेटवर्क कब तक अक्षय ऊर्जा पर चलेंगे? तो आपका जवाब होगा 2030। यह बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक वेतन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शंस है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? ऑप्शंस है 1953, 1952, 1955 या 1957। तो इसका सही जवाब होगा 1952। 1952 में जो है भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। 1951-52 के दौरान चुनाव हुए थे। भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा 543 सदस्य देश के संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे भारत के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह
सभा अस्थायी नहीं होती है, इसे विघटित किया जा सकता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय जो विघटन के अधीन नहीं है, अर्थात इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए चुने गए सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो टोटल सीटों की संख्या 250 है, जिसमें से 238 निर्वाचित और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संसद का सत्र कम से कम साल भर में 2 बार चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला एक यौगिक है? ऑप्शंस है N2O, NaH, CO3, NaOH या NH3। तो इसका सही जवाब होगा NH3। NH3 जो है वह अमोनिया का आणविक सूत्र है। यदि N2O की बात की जाए तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। यदि NaOH की बात की जाए तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र है और NaHCO3 की बात की जाए तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का आणविक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? ऑप्शंस है 3, 1, 2 या 4। तो इसका सही जवाब होगा 3। आजादी के बाद से भारत में 3 बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। पहली 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान आपातकाल लागू किया गया था। यह वह समय था जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। दूसरा जो है वह 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषणा की गई थी। बाद में इसे 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए तीसरे उद्घोषण के साथ बढ़ाया गया। यह आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कथित खतरे के कारण लगाया गया था। तो तीसरा आपातकाल कब लगाया गया था? 25 जून 1975 तक। यह आंतरिक गड़बड़ी, देखिए अगर आपातकाल लगाया जाए वो 3 कंडीशन पे होता है। पहला, जब किसी देश से युद्ध चल रहा हो यानी कि युद्ध की स्थिति हो। दूसरा, युद्ध की संभावना हो, आशंका हो। और तीसरा जो होता है वह सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, यानी शस्त्र के साथ अगर विद्रोह होता है तो ही आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी के समय केवल आंतरिक विद्रोह के आधार पर जो है आपातकाल लगा दिया गया था। तीसरा आपातकाल हालांकि नाटकीय रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि जैसे ही शुरू हुआ उसके परिणाम स्वरूप 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में के कन्याकुमारी जिले में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित और सबसे मुख्य भूमि से 500 मीटर की दूरी पर स्थित सबसे लोकप्रिय स्मारक विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। 1970 में महान भारतीय भिक्षु और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था। इसे निर्माण करने में 6 वर्ष लगे थे। ऐसा माना जाता है कि 3 दिन और 3 रात चट्टान पर ध्यान करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और एक साधारण भिक्षु से एक प्रबुद्ध व्यक्ति में बदल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक। ऑप्शंस हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या इमरान खान।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें ही ये ऐसे पहले पाकिस्तानी नागरिक है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी। यदि नवाज शरीफ की बात की जाए तो वह पाकिस्तान के पूर्व पीएम थे। वह पाकिस्तान के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले पीएम भी रहे हैं। यदि इमरान बेनजीर भुट्टो की बात की जाए तो वह पाकिस्तान के पूर्व सीएम है। वह पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। यदि इमरान खान की बात की जाए तो यह पाकिस्तान के वर्तमान में पीएम है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष है। इसके अतिरिक्त ये पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में भिखारियों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक भिखारियों की संख्या है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 81,244 भिखारी केवल पश्चिम बंगाल में है। भारत में लगभग 4 लाख से अधिक भिखारी है और सबसे कम भिखारी लक्षद्वीप में है। ऐसा अनुमान है कि केवल लक्षद्वीप में केवल 2 भिखारी हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्वतंत्रता के बाद जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में प्रवेश किया था? ऑप्शंस हैं मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ या हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा जूनागढ़। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। बात करें तो 15 अगस्त 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ता ने लगभग सभी राज्यों को जिनके क्षेत्र भारत की नई सीमाओं में सन्निहित थे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अधिकांश राज्यों के शासकों ने अधिमिलन पत्र नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसका अर्थ ये था कि उनका राज्य भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का अधिमिलन बाकियों की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ। एक जनमत संग्रह के द्वारा लोगों के भारत में शामिल होने की इच्छा की पुष्टि के बाद जूनागढ़ के मुद्दे का हल हुआ। फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह कराया गया जूनागढ़ में, जो भारत में प्रवेश के पक्ष में लगभग एकमत हो गया। 1 नवंबर 1956 तक जूनागढ़ भारतीय राज्य सौराष्ट्र का हिस्सा था, जब सौराष्ट्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा बन गया। 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात के भाषाई राज्यों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें जूनागढ़ स्थित था। तब से जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा है। ये वीडियो को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे वीडियो प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे। और ऐसे ही टेस्ट आप डेली देते रहिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी होती रहे। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। आप अपना ख्याल रखें। ओके, गुड बाय।